नमस्ते। समुद्री इतिहास के सभी छात्रों का इस खास अध्ययन में स्वागत है। बिना देर किए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम आरएमएस टाइटैनिक का एक विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और ऑपरेशनल स्तर की भयानक विफलताएं आपस में टकराईं, जिसकी वजह से 1912 की वो ऐतिहासिक और दर्दनाक आपदा घटी। आज के हमारे इस व्यवस्थित अध्ययन की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ और प्रतिस्पर्धा की, फिर देखेंगे इसकी इंजीनियरिंग और वास्तुकला को, उसके बाद विलासिता और वर्ग विभाजन पर चर्चा करेंगे, फिर उन परिचालन विफलताओं को समझेंगे जो इसके डूबने का कारण बनी, और अंत में पूरी आपदा की समय रेखा पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, संदर्भ और प्रतिस्पर्धा, यानी वर्चस्व की होड़। अब देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक विशाल जहाज नहीं था, बल्कि ये एक तरह का कॉरपोरेट हथियार था। अगर आपको इस जहाज की असल कहानी समझनी है, तो उस समय की कड़ी व्यावसायिक दुश्मनी को समझना होगा। अमेरिकी फाइनेंसर जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी ने व्हाइट स्टार लाइन के इस प्रोजेक्ट को पैसा दिया था, और उनका इकलौता मकसद था अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी क्यूनार्ड लाइन को पछाड़ना, जिनके लूसिटानिया और मॉरिटानिया जैसे जहाज उस वक्त समंदर पर राज कर रहे थे। इतने बड़े सपने को सच करने के लिए एक ड्रीम टीम की जरूरत थी, है ना? तो इस महत्वाकांक्षी डिजाइन का जिम्मा उठाया बेलफास्ट के हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड के अधिकारियों ने। इनमें लॉर्ड पियरी और मुख्य वास्तुकार थॉमस एंड्रूज शामिल थे। साथ ही अलेक्जेंडर कार्लाइल्सी ने जनरल अरेंजमेंट्स और जीवन रक्षक उपकरणों का प्रबंधन किया। ये लोग उस दौर के सबसे बेहतरीन इंजीनियर माने जाते थे। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, इंजीनियरिंग और वास्तुकला, एक तकनीकी विश्लेषण। नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर के छात्र जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। 269.1 मीटर की लंबाई और 52,310 टन का विस्थापन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इन्हीं आयामों ने टाइटैनिक को उस समय दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प संचालित यात्री जहाज बना दिया था। सच कहूं तो यह अपने युग की सबसे एडवांस तकनीक का एक जीता जागता चमत्कार था। लेकिन इतने विशाल वजन को समंदर में धकेलना कैसे मुमकिन था? इसके लिए एक बेहद शक्तिशाली प्रोपल्शन सिस्टम बनाया गया। इसमें 29 बॉयलर, 159 कोयले की भट्टियां और विशाल स्टीम इंजन शामिल थे। इस पूरी जटिल प्रणाली ने मिलकर जहाज को 23 समुद्री मील यानी लगभग 43 किलोमीटर प्रति घंटे की एक शानदार टॉप स्पीड दी थी। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। जहाज के ऊपर जो 62 फुट ऊंची 4 विशाल चिमनियां थी ना, उनमें से असल में सिर्फ 3 ही काम करती थीं। जी हां, चौथी चिमनी को सिर्फ वेंटिलेशन और जहाज को ज्यादा भव्य और ताकतवर दिखाने के लिए लगाया गया था। यहां हमें पहली बार यह देखने को मिलता है कि कैसे दिखावे को इंजीनियरिंग के ऊपर तरजीह दी जा रही थी। अब बात करते हैं तीसरे खंड की, विलासिता और वर्ग विभाजन, यात्रा का अर्थशास्त्र। पैसा, इस जहाज की इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। प्रथम श्रेणी के एक तरफा ट्रांस अटलांटिक टिकट की कीमत थी $4,350। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये $95,860 से भी ज्यादा हैं। ये एक खगोलीय रकम थी जो सिर्फ और सिर्फ समाज के सबसे अमीर और अभिजात वर्ग के लोग ही दे सकते थे। और इतने पैसे के बदले उन्हें मिल क्या रहा था? समुद्र के बीचों बीच अद्वितीय सुविधाएं, स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश कोर्ट, तुर्की बाथ, एक शानदार पेरिशियन कैफे और इलेक्ट्रिक लिफ्ट जैसी चीजें। ये सब तीसरे दर्जे के यात्रियों की दुनिया से एकदम अलग था, जहां उनके क्वार्टरों में केवल साधारण पाइन और टीक की लकड़ी का फर्नीचर ही था। एक ही जहाज पर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। लग्जरी के अलावा जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम भी लाजवाब था। इसके उन्नत विद्युत ग्रिड से 1500 वॉट के शक्तिशाली मार्कोनी रेडियो को पावर मिलती थी। उस जमाने में ये क्रांतिकारी तकनीक थी, जिससे ऑपरेटर न सिर्फ यात्रियों के संदेश भेज सकते थे, बल्कि अन्य जहाज़ों के साथ लगातार संपर्क भी बनाए रख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, परिचालन विफलताएं, त्रुटियों की एक श्रृंखला। ये वो हिस्सा है जहां सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। ये आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जहाज की अधिकतम क्षमता 3,547 यात्री और चालक दल की थी, लेकिन जीवन रक्षक नौकाएं यानी लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए थीं। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है?
उस समय के समुद्री कानूनों का पालन तो किया गया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सुरक्षा नियमों की भयानक अपर्याप्तता और एक बड़ी नियामक विफलता को दर्शाता है। सुरक्षा के इस लचर ढांचे के साथ साथ एक और बड़ी मानवीय भूल हुई। व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जे ब्रूस स्मिथ ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ पर बहुत दबाव डाला कि वे एक खतरनाक रूप से तेज गति बनाए रखें, और दुर्भाग्य से कप्तान ने ये बात मान ली। एक एकेडमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नेतृत्व और डिसीजन मेकिंग की एक बहुत बड़ी और जानलेवा विफलता थी। इतना ही नहीं, क्रू में एक अजीब सा अति आत्मविश्वास आ गया था। उन्हें लगता था कि यह विशाल और आधुनिक जहाज किसी भी प्राकृतिक खतरे को आसानी से झेल लेगा। नतीजा क्या हुआ? टक्कर से ठीक पहले 12 अप्रैल को उन्हें हिमखंड यानी आइसबर्ग की 6 अलग-अलग और स्पष्ट चेतावनियां मिली, और उन सभी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अंत में हम आते हैं 5वें और सबसे दर्दनाक खंड पर, आपदा की समय रेखा 14 से 15 अप्रैल 1912। घटनाओं के इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है। 12 अप्रैल की चेतावनियों के बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक हिमखंड ने जहाज के आगे के हिस्से को चीर दिया। जहाज की गति बहुत तेज थी और उस समय रडार की तकनीक बहुत सीमित थी, जिसके कारण जहाज समय पर मुड़ नहीं सका, और देखते ही देखते मात्र कुछ घंटों में 15 अप्रैल की सुबह 2:20 तक ये विशालकाय तैरता हुआ महल पूरी तरह से अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। जिस चीज ने इस इंजीनियरिंग के चमत्कार को डुबोया वो कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा नहीं था, ये एक विशालकाय और प्राचीन हिमखंड था। अनुमान है कि ये लगभग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से टूटकर अलग हुआ था और बहते हुए समुद्री रास्ते के बीच आ गया था। उस रात प्रकृति की शाश्वत शक्ति के आगे मानव निर्मित इस्पात ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। इस त्रासदी के परिणाम बेहद खौफनाक थे। कुल 1517 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ ये इतिहास की सबसे भीषण शांतिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। छात्रों, याद रखिए, ये संख्या सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी और खौफनाक चेतावनी है। जब जहाज डूब रहा था तब निकासी के दौरान एक सख्त प्रोटोकॉल लागू किया गया। महिलाएं और बच्चे पहले। इस अफरा तफरी के बीच इस नियम का मतलब था कि हताहतों का जो जनसांख्यिकीय डेटा यानी डेमोग्राफिक्स सामने आया वो बहुत ही असमान था। इस वजह से पुरुष यात्रियों की मृत्यु दर असंगत रूप से बहुत ज्यादा रही। एक बार जब सभी लाइफ बोट्स चली गईं तो जो लोग पीछे छूट गए थे उनका क्या हुआ? वे -2 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में मदद का इंतजार कर रहे थे। लेकिन विज्ञान हमें स्पष्ट बताता है कि इतने जमा देने वाले तापमान में किसी भी इंसान का 20 मिनट से ज्यादा जीवित रहना शारीरिक रूप से बिल्कुल असंभव है। इस घटना पर पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया तुरंत और भारी आक्रोश से भरी हुई थी। इतनी व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक का डूब जाना एक बहुत बड़ा आघात था। इस हादसे ने कड़ी मीडिया जांच को जन्म दिया और इसी के दबाव में आकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों में बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक सुधार किए गए। जैसे जैसे हम अपने इस अकादमिक विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, आप सभी छात्रों को इस एक अहम सवाल पर विचार करना चाहिए। जब इंसान अपनी इंजीनियरिंग के अहंकार में आकर प्रकृति की असीमित शक्तियों से टकराता है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या सिर्फ प्रतिस्पर्धा और विलासिता के लिए मूलभूत सुरक्षा ढांचे से समझौता करना सही था? टाइटैनिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि सुरक्षा को कभी भी गति या दिखावे के पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इस अध्ययन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।